सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। चलिए आज की इस वीडियो में हम रिसेंटली हेल्ड जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। रूल्स आपको ऑलरेडी पता है कि 20 सेकेंड आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और उसके बाद आपका आंसर शो कर दिया जाएगा या सॉल्व किया जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये रही आपकी इंग्लिश की सेक्शन की पहला पार्ट। इस बार थोड़ा जेकेएसएसबी ने पैटर्न चेंज किया हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा कि इस तरह से जैसे क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे ये आपको एक हेडिंग दी है कॉमनली फॉर 2 to 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें क्या है कि हर क्वेश्चन में आपको एक ऐसा वर्ड दिया जाएगा जिसके साइनोनियम आपको ढूंढने हैं। लाइक यहाँ रखा है नियरेस्ट इन मीनिंग। तो करें स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, द अर्ली मानसून हैज़ ब्रॉट अ रेस्पाइट टू द पीपल। तो यहाँ पर आपको रेस्पाइट का मीनिंग ढूंढना है। हियर इज़ योर वर्ड। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। तो टाइम्स अप। तो इसका मीनिंग है रेस्पाइट की मीनिंग की बात करें हम तो रेस्पाइट होता है हमारे पास एक काइंड ऑफ एक रिलीफ ऑफ रिलीफ। तो रिलीफ आपको जहाँ मिल रहा है दैट इज़ योर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर फेट सेम इंटरवीन्ड। इंटरवीन्ड ये रहा आपका वर्ड और इसका आप साइनोनियम ढूंढोगे और आपका टाइम शुरू होता है अब। साथ साथ में सॉल्व करना है, सिर्फ आंसर के लिए नहीं ट्राई करना है। आप ये सॉल्व करोगे दैट मीन्स आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे हैं ये फॉर फर्दर जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स। टाइम्स अप। तो आपका इसका आंसर है दैट इज़ योर लिंक्ड। कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि हमारी किस्मत कहीं ना कहीं जुड़ी हुई लिख रही है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है, ही ट्राई टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ हिज नेबर्स। तो यहाँ आपको एलिवेट का मीनिंग निकालना है। ठीक है? और टाइम शुरू होता है आपका अब। और आपका आंसर है अबेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या बोला है आपको कि यहाँ पर क्या निकालना है, अपोजिट मीनिंग। ठीक है? इन 3 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, अपोजिट मीनिंग्स निकालने हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, आफ्टर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन ही फेल्ट एलेटेड। एलेटेड का अपोजिट मीनिंग निकालना है। तो ढूंढिए और टाइम शुरू हो गया। टाइम समाप्त हुआ और आपका आंसर है डिजेक्टेड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर नो परमानेंट एडवर्सरीज इन पॉलिटिक्स। तो यहाँ आपको एडवर्सरीज का मीनिंग ढूंढना है और टाइम शुरू हो गया आपका। टाइम्स अप।
और आपका आंसर है यहाँ पर दैट इज योर बी पार्ट। एडवर्सरीज का अपोजिट एलाइज। एडवर्सरीज मतलब आपके एनिमीज, ठीक है, और आपको अपोजिट ढूंढना है, दैट मीन्स दैट इज योर एलाइज। क्लियर। 6 क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, द जज थॉट दैट द ऑफेंस वॉज डेलिबरेट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, ढूंढ लीजिए कौन सा आंसर है, साथ साथ सॉल्व करिए इनको। टाइम्स अप। और आपका डेलिब्रेट होता है मतलब जानबूझकर, मतलब आप अवेयरनेस में किसी काम को कर रहे हो जिसकी आपको कंप्लीट सुध बुध में आपने किया है, तो ऐसे में आपका क्या हो रहा है, ऑप्शन जो बन रहा है अपोजिट, दैट इज योर अनइंटेंशनल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पिक द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स और फ्रेजेस। तो पहला है आपका अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। टाइम्स अप। और इसका आंसर है अ मैन ऑफ नो सबस्टांस। क्लियर। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग फॉर। ठीक है, और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। और इसका आंसर है दैट इज योर डिजायर्स। ठीक है, कि आपकी किसी चीज़ के लिए डिज़ायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। कोई भी ऐसा पत्थर नहीं है जो आपने पलटा ना हो, मतलब आपने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली है किसी चीज़ को लेके। तो ऑप्शंस आपके सामने है, टिक कर लो कौन सा है। टाइम्स अप। और आपका आंसर है यहाँ पर टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन। क्लियर। एक सेकेंड, नहीं ये नहीं होगा, सॉरी, ये है ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। ए व्हाट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिल द बीन्स। और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। और आपका आंसर है यहाँ पर स्पिल द बीन्स, मतलब चीज़ों को बिखेर देना। एक तरह से यहाँ पर कौन सा बनता है, दैट इज रिवील ए सीक्रेट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, चूज द करेक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स। तो पहला है आपका द वेटर फिल्ड द ग्लास विद वाटर। तो करिए सॉल्व, 20 सेकेंड है आपके पास। टाइम्स अप।
और आपका ऑप्शन है यहाँ पर दैट इज बी पार्ट। कैसे? यहाँ देखिए, द वेटर फिल्ड द ग्लास इज विद वाटर। तो पहला ये आ गया आपका, ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब है, सॉरी थर्ड फॉर्म है तो उसके साथ आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, विद वाटर बाय द वेटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो करिए सॉल्व। टाइम्स अप। तो यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन है ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, एक्टिव नहीं है ये। कैसे? यहाँ पर बीन यूज हुआ है, हमें यहाँ से पता चला। तो इसका क्या बनेगा? दैट इज योर डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शी टुक द डॉग फॉर ए वॉक। तो करिए सॉल्व। टाइम्स अप। तो इसका आंसर क्या है? दैट इज योर ए पार्ट। द डॉग वॉज, टुक की थर्ड फॉर्म टेकन फॉर ए वॉक बाय, शी का क्या बन जाएगा? हर। क्लियर? चलिए 14 क्वेश्चन क्या है। हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट द लेटर। तो शुरू हो गया आपका समय सीमा। टाइम्स अप। तो इसका आंसर क्या है? दैट इज योर सी पार्ट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि आपको जम्बल्ड सिस्टम दिया गया है और इसमें आपको सॉल्व करने हैं। इसके अंडर हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। तो ये है पी, क्यू, आर एंड एस। तो बनाइए इसको और टाइम शुरू होता है आपका अब। टाइम्स अप। तो यहाँ जो आपका बनता है क्या है? मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स, सो दे डिजर्व अ चांस टू रिहेबिलिटेट देमसेल्व्स, देयरफॉर लर्निंग। तो या तो पी से बनेगा या तो क्यू से बनेगा। सो और देयरफॉर से तो कोई भी नहीं बनेगा। तो इसको पढ़े अगर हम, नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर एनिमल्स, most of them are in jail because of their circumstances, so they deserve a chance to rehabilitate themselves, therefore learning a trade would help them to reintegrate with the society। तो चांसेस तो इसी के लग रहे हैं ए पार्ट सही होने के, बट आंसर की में हमें बी पार्ट दिया हुआ है। तो मे भी इस क्वेश्चन की ऑब्जेक्शन बन जाए, मुझे जहाँ तक लग रही है पॉसिबिलिटी, तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन की ऑब्जेक्शन बनेगी। लेट्स सी फिर JKSSB क्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा और टाइम शुरू हो गया आपका अब। दैट इज चिल्ड्रन आर द मोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड। देयर आई साइट गोज वीक फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। वॉचिंग टेलीविजन कंटिन्यूसली इज हार्मफुल टू द आईज। दिस debilitating effect on the eye result in severe headaches as well। टाइम्स अप। तो इसका क्या आंसर बनेगा? दैट इज़ योर, चलिए सॉल्व करिए।
चिल्ड्रंस आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, नहीं बनेगा. देयर आई साइट गोज फ्रॉम, ये नहीं बनेगा. वॉचिंग टेलीविजन कंटिन्यूसली इज़ वेरी हार्मफुल टू द आइज. तो चेक करिए आर से कोई बन रहे हैं, दैट इज दो पार्ट है हमारे पास. चलिए उसके बाद हमने किसको चेक करना है, या तो पी को करना है या क्यू को चेक करना है. आर हो गया. उसके बाद चिल्ड्रन आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, देयर आई साइट गो फ्रॉम वीक फ्रॉम देयर वेरी चाइल्डहुड. ऑब्वियसली इसके बाद पी ही बनेगा. आर के बाद क्या आ जाएगा, पी. इसको करो नंबरिंग 1, इसको 2, 3, सॉरी. उसके बाद आर पी, देयर आई साइड गोज फ्रॉम वीक. ठीक है, ये दिस इज डेलिवेटिंग इफेक्ट. ये हो गया 4. तो देख लीजिए आर पी क्यू एस कौन सा है, आर पी क्यू एस, ये आपका आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करिए सॉल्व. टाइम शुरू हो गया आपका. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका. ये है आपके ऑप्शंस, दैट इज यूजिंग मैचेस हाउ एवर केम मच लेटर. क्यू है द फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी वॉज अ मैन प्रोबेबली, दैट प्रोबेबली मेड वॉज दैट ऑफ फायर. ये आपके ऑप्शंस हैं, करिए सॉल्व. टाइम शुरू हो चुका है आपका. टाइम्स अप. तो करिए इनको. तो यूजिंग मैचेस कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है. द फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी पॉसिबिलिटी है, इन ओल्डन टाइम्स इसकी भी पॉसिबिलिटी है, एंड दिस पार्क. एस और पी तो नहीं होने वाले. अब क्यू और आर के लिए देखते हैं. तो हमारे पास क्यू से भी स्टार्ट हो रहे हैं और आर से भी हो रहे हैं. तो देखते हैं फर्स्ट क्या बनेगा इसका. तो द फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी, इसी की पॉसिबिलिटी लग रही है, कर दो नंबरिंग 1. अब क्यू और आर में से ही चेक करना है. ऑब्वियसली क्यू का एक ही ऑप्शन है, तो क्यू से जो बन रहा है वही बनेगा. क्यू द फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी दैट मैन प्रोबेबली वॉज दैट ऑफ फायर. उसके बाद आर की हो जाएगी सेकेंड, एस हो जाएगा थर्ड, एंड पी इज योर फोर्थ. तो यही आपका आंसर है, यही आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. अब ऑप्शन में यहाँ आर्टिकल्स भी आ जाएंगे, प्रोनाउंस भी आ जाएंगे. तो करें स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है आपका, ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन. यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट स्पेस है, यहाँ टाइपिंग एरर है. ये आपकी क्लास भी इसी वजह से लेट हुई है. ये सॉल्व जो करना था, ये स्लाइड्स ही बना रहे थे कल हम, इस वजह से लेट हुई है क्लास. और ये टाइम शुरू हो गया आपका अभी. टाइम्स अप. तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा. ये प्रोनाउन का एक रूल है. क्या रूल है, एनीवन, एवरीवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, इन सब के साथ क्या आता है, टू. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. द अपीयरेंस ऑफ द सिटी इज सिटी डैश डे बाय डे. और टाइम स्टार्ट होता है आपका अब. टाइम्स अप. तो यहाँ पर सेंटेंस समझिए, यहाँ पर क्या है, डे बाय डे. दैट मीन्स एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही है. तो इनमें से कंटिन्यूस कौन सा है, चेंजिंग. तो यही आपका आंसर है, इज चेंजिंग. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मेकिंग पाइज एंड केक्स. यहाँ पर आपके पास क्या है,
फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको ये फिल करना है। तो चलिए करिए, टाइम स्टार्ट हो गया है आपका। टाइम्स अप। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ देखिए, पाइज एंड केक्स दोनों एक ही पर्सन बना रहा है, एक पर्सन। मिसेस रेड्डी की बात है, यहाँ पर कोई दो पर्सन की बात नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आपका आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपकी इंग्लिश सेक्शन होती है यहाँ पर कंप्लीट। बताना ज़रूर 20 में से आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, दैट इज़ योर JNK की रेफरेंस में है जो सेक्शन। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, द लेकेस्ट्रेन डिपॉजिट्स ऑफ कश्मीर कॉल्ड करेवास, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो आपका ये ऑप्शन आंसर क्या है, सेफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट होती है, और ये इनकी डिपोजिशन भी इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का एट कश्मीर। तो ये है आपके ऑप्शन। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम्स अप। तो ये है आपके ऑप्शन, और इसका आंसर है वासुमित्रा, ठीक है। ये आपको मैं यहाँ पर एक निमोनिक करवा दूँ, बुद्धिस्ट काउंसिल्स कितनी हुई है, ऑब्वियसली कितनी हुई है, 4। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, कहाँ पर ये हुई हैं, ठीक है, कौन इनके टाइम पर किंग था, और इनके टाइम इन काउंसिल में प्रेसिडेंट्स कौन थे, ठीक है, ये आपको याद करना है। क्लियर। प्लेसेस के किस तरह से है हमारे पास, राजगृह, पाटलिपुत्र। इसके लिए निमोनिक आप ऐसे याद रखो, RSVP, ठीक है। तो S यहाँ से उठा के आपने लास्ट में ले जाना है। राजगृह के बाद आ जाएगी वैशाली, थर्ड हो जाएगी पाटलिपुत्र, और लास्ट आप इसको श्रीनगर याद रखिए। श्रीनगर से आप रिलेट कर सकते हो, दैट इज़ कश्मीर रख लो या कुंडलवन रख लो, आपको सब याद हो जाएगा एक टाइम, मतलब इसकी रिवीजन के टाइम पर। तो इस तरह से प्लेसेस तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इनके किंग्स भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन इनके टाइम पर यहाँ पर थे इम्पॉर्टेंट किंग्स, और इनके प्रेसिडेंट। इसको एक टेबुलर डाटा जैसे मैंने बनाया ना, आप ऐसे इसको एक तरह से बना के जहाँ भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो वहाँ चिपका दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट काउंसिल्स तो मतलब मैं आप गारंटी ले लो कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। बुद्धिज़्म में से एक क्वेश्चन आता ही आता है किसी भी एग्ज़ाम में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस पॉइंट को यहाँ इंपॉर्टेंटली ऑब्जर्व करना और फिर इनको अलाइन करना। क्लियर। चलिए टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। और इसका आंसर क्या है आपका,
देखिए बनाओ इसको पहले, यहीं पर बनाते हैं, ठीक है। ये है हमारा 2019 से पहले का JNK। ड्राइंग पे नहीं जाना क्योंकि आपको सिर्फ समझनी है चीज़ें, और मेरी ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। एक है पीर पंजाल, एक है लद्दाख, फिर है जस्कर, और एक है धौलधर। यही है। देखिए अब इनको अरेंज कैसे करना है, नॉर्थ टू साउथ। ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, और ये है आपका साउथ। हमें नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करना है। ऑब्वियसली ये है आपके पास एक्साई चीन, ये है आपके पास POJK। इनको हमें लिंक ना करते हुए यहाँ पर हमारे पास कहीं पर क्या है, लद्दाख रेंज है। लद्दाख से नीचे क्या है, जंस्कर रेंज है। पीर पंजाल तो आपको पता ही है, आपके आस पड़ोस में भी है। और इसके नीचे हमारे पास धौलधर रेंजेस आ जाती हैं, वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ भी नहीं है, मतलब थोड़ी इस रीजन में। तो नॉर्थ टू साउथ कैसे हुआ, लद्दाख, फिर जंस्कर, फिर पीर पंजाल, और फिर धौलधर। तो कर लो यहाँ पर लाइनिंग। पहले आ गया लद्दाख, फिर आ गया जंस्कर, फिर आ गया पीर पंजाल, और फिर आ गया धौलधर। इनमें से कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, दैट इज योर सी पार्ट। 4 2 1 3 डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जोजिला टनल कनेक्ट्स जम्मू कश्मीर को किसके साथ, विद स्टेट या UT। टाइम शुरू हो गया आपका अब। समय सीमा समाप्त हुई, और इसका आंसर तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या है, नॉर्मल है, लद्दाख। ये कहाँ पर है, जैसे JNK और लद्दाख की जो बाउंड्री यहाँ से डिमार्केट हुई है इस तरह से, वो यहाँ पर है। मतलब कश्मीर से एंट्री है, कश्मीर को एग्जिट करते ही लद्दाख में एंट्री है थ्रू जोजिला पास या जोजिला टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहाँ से, पंचायती राज एक्ट से, और ये इम्पॉर्टेंट है गाइस। आप मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है या अपनी एनालिसिस देख रहा है, उसका ये एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाए। बट इन केस अगर नहीं भी होता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए बहुत बड़ी सीख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स है। अगर किसी भी एग्ज़ाम में सिलेबस में है तो 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए, दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो यही है यहाँ पर। चलिए करिए सॉल्व इसको। यहाँ पर हल्का मजलिस किसको बोला गया है इस एक्ट में। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम्स अप। और इसका आंसर क्या है आपका, दैट इज योर वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैप्टर 5 की बात कर रहा है। चैप्टर 5 ऑफ JNK पंचायती राज एक्ट। ठीक है, करिए सॉल्व। इन्होंने चैप्टर 5 किससे डील कर रहा है, और टाइम शुरू होता है आपका अब। टाइम्स अप। तो चैप्टर 5 किससे डील करता है, दैट इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज योर 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइड्स ए सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन हाउ मैनी टायर्स, दैट इज 3, 5, 7 या 1। और आपका टाइम शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। और आपका ऑप्शन है यहाँ पर ऑब्वियसली थर्ड। 73rd अमेंडमेंट जो भी है ये 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 है ये। इसको एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि ये क्या था, एक ड्रीम था। किसका? ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, वो कहते थे कि इंडिया की हार्ट एंड सोल है, जो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया वो कहाँ लाई करती है? इन विलेजेस। क्लियर? विलेजेस में। तो विलेजेस को वो कहते थे कि पावरफुल बनाना है। विलेजेस को पावरफुल कैसे बनाया जा सकता है कि कुछ पावर्स जो है, मतलब एक लिमिट तक हम पावर्स किसको दें? विलेजेस में, पंचायत्स को दें। क्यों? क्योंकि वो अपने लोकल एरिया की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझ पाएंगे कंपेयर टू जो एक स्टेट की कैपिटल में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हुए। क्लियर? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही है। यहाँ पर क्या है, पंचायत के जितने भी मेंबर्स हैं उनको टेन्योर कितना है काम करने का, और ये ऑप्शन आपके 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर एंड 4 ईयर। और टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम्स अप। और आपका आंसर है यहाँ पर, और ये तो पता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम 5 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिल्ट रणबीरेश्वर टेम्पल इन जम्मू। तो नॉर्मल है, एक रूल लेके चलना, मतलब आपको मैं सिंपली बता देता हूँ कि जो भी जम्मू के राजा रहे हैं ना, मतलब हमारे डोगरा रूल में, इनका एक थंब रूल लेके चलना। इन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन करवाई होगी ना, वो किसी की मेमोरी में नहीं करवाई है। ठीक है, मेमोरी वाला काम डोगरा रूलर्स के साथ नहीं था। इनकी जो भी कंस्ट्रक्शन इनके नाम के रिलेटेड होगी ना, तो समझ लेना वो उन्होंने ही करवाई है। लाइक रणबीरेश्वर टेम्पल है, तो ये किसने करवाया? महाराजा रणबीर सिंह जी ने। ठीक है, क्लियर? ये हमारे मतलब हमारी वो है, जैसे हम मेडिवल हिस्ट्री में चले तो हुमायूं टॉम ऑब्वियसली किसने बनाया था? हुमायूं टॉम अकबर ने बनाया था अपने फादर की याद में। क्या लिख रहा हूँ मैं? हाँ जी, अकबर ने बनाया था अपने फादर की याद में। बट डोगरा रूलर्स के साथ ऐसा नहीं है। डोगरा रूलर्स का जो खुद का नाम होगा ये अपने नाम से ही बनवाएंगे, किसी की मेमोरी वाला सिस्टम यहाँ नहीं था इनके साथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द रिवर इज ऑल्सो नोन एज वेट। ठीक है, करिए सॉल्व, टाइम शुरू हो चुका है आपका। टाइम्स अप। और इसका आंसर है आपके पास, क्या होगा? झेलम। झेलम के कितने नाम हैं? नंबर ऑफ नेम्स है। झेलम है, वितास्ता है, हाइडेप्सिस है और वेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ बिलीव टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू। तो ये जम्मू के बच्चे बच्चे को पूछ लो, उनको पता है, राजा जम्बूलोचन ने। और बाहू फोर्ट किसने बनवाया था? राजा बाहुलोचन ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज लोकेटेड इन द जबरवान रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका अब, बताओ। टाइम्स अप। तो ऑब्वियसली ज़बरवान रेंज की तरफ देखें तो हम नेहरू गार्डन भी है और
चश्मशाही गार्डन भी है, बट हमारे पास आंसर की में चश्मशाही है तो हम इसी को लेके चलते हैं और प्रेफरेबली यही रहता है, यही बनता है आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड 33rd क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ डैश है एक, इज ऑल्सो नोन एज को ए मरान, लाइज इन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। तो कौन सा है इनमें से, करिए ढूंढिए और समय सीमा शुरू होती है अब। समय सीमा समाप्त हुई और इसका आंसर है आपका, क्या आंसर है, क्या होगा? गोलचा फोर्ट जे&के का नहीं है, गोलकोंडा फोर्ट यहाँ का नहीं है, बची कहानी इन दोनों पे। तो ट्यूलिप फोर्ट नहीं है, ट्यूलिप गार्डन है। आंसर आपका हो गया हरि पर्वत फोर्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन कैलाश कुंड स्प्रिंग एट स्योज हिल्स इन भद्रवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे&के। तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर से ज़्यादा मतलब एक आंसर से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। कैलाश कुंड कहाँ पर है आपको पता चल चुका है, आप भद्रवा में है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सोएज हिल कहाँ पर है, भद्रवा में है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है इन जे&के की बात करें, और इस पर अगर हम जम्मू की भी बात करें, आफ्टर जम्मू अगर किसी को इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है तो वो डोडा डिस्ट्रिक्ट ही है। तो करिए सॉल्व। ऑब्वियसली यहाँ किशनगंगा तो है नहीं है, क्यों? क्योंकि ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है। इंडस ये तो एक तरह से सभी की मम्मी है, और झेलम का तो जे&के मतलब जम्मू डिवीज़न में बहुत कम पार्ट है और बहुत बाउंड्रीज पे है। तो बची कौन? तवी ही इसका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जम्मू कश्मीर राइफल इज़। तो ये कभी कभी जेके एसएसबी भी मज़े लेता है अपने एस्पिरेंट्स के। कुछ क्वेश्चंस बनाने होते हैं इन्होंने, लाइक 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जिनकी कोई रेंज नहीं होती और कोई पैटर्न नहीं होता। वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि लेवल ऑफ पेपर बना रहे। ठीक है, करिए सॉल्व, टाइम शुरू हो चुका है आपका। टाइम हो चुका है, टाइम समाप्त, और आपका आंसर है इन्फेंट्री है ये, किस में? इंडियन आर्मी में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, करिए बताइए। ये हमारे पड़ोसी ही हैं सारे, कुछ अच्छे हैं कुछ बदतमीज़ हैं, और टाइम शुरू हो चुका है आपका, आप बताइए। टाइम्स अप, और इसका आंसर क्या है? हमारे सबसे बदतमीज़ पड़ोसी का, दैट इज़ पाकिस्तान। बाकी जो है चाइना, नेपाल, बांग्लादेश। चाइना के साथ है हमारी मैकमहन लाइन। ठीक है, बाकी बांग्लादेश और नेपाल वाली आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गुलमार्ग फेमसली नोन एज। ऑप्शंस रहे ये 4, बताओ इनमें से कौन सा आंसर है। चलो टाइम शुरू होता है अब। समय समाप्त, और इसका आंसर है मेड ऑफ फ्लावर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से।
ऑब्वियसली ये 2019 का ही है, यहाँ स्किप हो चुका है, ये क्वेश्चन में है ही नहीं है। या क्वेश्चन में ही नहीं मेंशन किया, बट रीऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली 2019 में ही हुई है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, टू बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी, सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शन का पूछा हुआ है, नॉमिनेशन वाला या रिजर्व फॉर पीओजे के जो है वो नहीं, सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शन से जो फिल करनी है उसका आंसर बताना है। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, ये मैं आपको एक तरह से इम्पोर्टेंट ही बता दूं, ये जितने भी पर्टिकुलरली मेंशन्ड आपके पास एक्ट्स रहेंगे ना, इनमें से डेफिनेटली आपको पूरे पेपर में ज़्यादा नहीं मैं कहता 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 5-6 क्वेश्चन बहुत होते हैं सिलेक्शन डिसाइड करने के लिए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आपको कि मेरा 1.5 मार्क्स से रहे हैं 2-3 पेपर JKSSB के ही, और बाकी भी सेंटर के भी कुछ रहे हैं, बट चलो चलता रहेगा ये सब। इसका आंसर है आपका 107। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, द होली प्लेस ऑफ बाबा धनसर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, और आपका आंसर टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप, और आपका आंसर है यहाँ पर 83। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर, ऑब्वियसली JNK में से यही दो बनी थी, कौन सी, ये दो, जिसमें से यूटी जो जम्मू एंड कश्मीर है वो किसकी तरह बताई गई थी, पुडुचेरी की तरह, और लद्दाख किसकी तरह, चंडीगढ़ की तरह, ठीक है। और यही दोनों कार्व्ड आउट हुए थे और क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर। JNK के पास लेजिस्लेचर बताया उन्होंने, जिसका क्वेश्चन हमने रिसेंट किया JNK एक्ट वाला, और लद्दाख के लिए नहीं था। और लद्दाख में इसी वजह से अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपने जो भी न्यूज़ में इंटरेस्टेड रहता होगा, जो न्यूज़ सुनने में इंटरेस्ट लेता होगा, उसको पता होगा कि लद्दाख में कंटिन्यूस प्रोटेस्ट चल रहे हैं 5-6 दिन से, और इसका आंसर भी यही है, लद्दाख ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई हाउ मैनी पेयर्स आर करेक्ट। इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी ले लो, कोई इशू नहीं है, बट इसको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको सॉल्व करना चाहिए। ये रहा आपका, टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं 10 सेकेंड आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा। टाइम्स अप, 30 सेकेंड हो गए आपके। तो चलो ढूंढते हैं। हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, करेक्ट है, ठीक है। चित्तरंजन दास फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट MG रनाडे फादर ऑफ रेनाइजेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी करेक्ट है। और ये कौन थे, पॉलिटिकल गुरु किसके थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और इसमें क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज योर ऑल 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वुमेन पायलट। तो गुंजन सक्सेना तो नहीं है, ये एयरफोर्स से रिलेटेड है। सरोजनी नायडू भी रिलेटेड नहीं है, तो आंसर आपका दुर्गा बनर्जी इनमें। क्लियर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द ब्लैक टाइगर इन एन इंटेलिजेंस एजेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत था ये। करिए सॉल्व, इसके लिए आपको मिल रहे हैं टाइम, करिए।
समय सीमा समाप्त हुई और इसका आंसर है आपका रविंद्र कौशिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये इतने, मतलब हम बोल सकते हैं इतने तगड़े स्पाई एजेंट थे, ये पाकिस्तान की आर्मी का मेंबर बन चुके थे और अच्छी पोस्ट पे पहुंच चुके थे उसमें। मेरे को एग्जैक्ट इनकी पोस्ट याद नहीं आ रही, अदरवाइज मैं आपको बता देता। लेकिन इनकी बहुत बहुत खतरनाक एक तरह से, जैसे हमारे अजीत डोभाल सर है ना, उन्हीं की तरह इनका भी कंट्रीब्यूशन है, बहुत मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन है। ये पाकिस्तान की आर्मी में घुस चुके थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज, और टाइम शुरू होता है आपका अब। टाइम्स अप। तो इसको ऐसे समझिए, न्यूज़पेपर आपको क्या देता है, वो इन्फॉर्मेशन जो आपको समझ नहीं आ रही हो, आप कहीं से पढ़ के उसको सॉल्व करोगे। क्लियर। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने थप्पड़ किसको मारे थे, ऑब्वियसली बंगाल वालों को मारे थे, तो बंगाल वालों को ही पहले अवेयरनेस आएगी और बंगाल वाले ही उसके खिलाफ लिखेंगे। और लिखने के लिए सबसे इजी वे क्या रहता है, या तो मैगजीन या तो न्यूज़पेपर। तो पेपर पहला कहाँ से आ जाएगा, बंगाल से, दैट इज योर बंगाल गजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को। ये सबसे ट्विस्टेड था, मज़ा आया इस क्वेश्चन का, मतलब सोचा कम था वो लोगों ने कि ये पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन है, बाकी सबके जो हेडक्वार्टर्स है इधर न्यूयॉर्क है या वॉशिंगटन है या जिनेवा है, या हाँ मतलब इसके ऑप्शंस में थोड़ी डिफरेंस था, और किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसके लिए तो बहुत इजी हो चुका था, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये सिर्फ अलग है। और आंसर क्या था इसका, दैट इज योर पेरिस। ठीक है। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और करिए सॉल्व इसका। टाइम शुरू हो गया अब। टाइम्स अप, और इसका आंसर है दैट इज योर विटामिन के। मेजरली विटामिन के है, कुछ कंपोनेंट विटामिन B6 के भी आते हैं, बट आंसर की में 6 ही के ही है, तो हम के को ही लेके चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड गैम्बिट, ये वर्ड है आपका, इज रिलेटेड टू विच गेम। तो इसका आंसर है चेस, मैं आपको डायरेक्टली ही बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वृद्धगंगा। वृद्धगंगा हम किसको बोलते हैं, करिए सॉल्व। ये मिला आपको 20 सेकेंड का टाइम। टाइम्स अप। आई एम सो सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत चल रही है। तो वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, ये किसके नाम है, ये आपको पता ही है किसके है, दैट इज़ योर गोदावरी। चलें आगे, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्केट इन विच करेंसी बाय एंड सेल देयर प्राइसेस सेटल ऑन इज कॉल्ड। क्या होगा, समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो क्या होगा इसका आंसर, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तभी आपने देखा होगा न्यूज़ में क्या दिखाते हैं कि आज डॉलर का प्राइस राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी रुपी की वैल्यू डिसाइड होती है।
कभी 80 होती है, कभी 82 चले जाती है, कभी 85 चले जाती है। मतलब ये इसी में हैंगिंग तरह से ही रहती है, कभी कहीं चले जाती है, मतलब इसकी वैल्यूज़ कंटिन्यूस चेंज हो रही होती है। ये बाय एंड सेलिंग पे डिपेंड करता है, दैट इज़ योर फॉरेन की एक्सचेंज मार्केट्स में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। और समय सीमा शुरू होती है अब। समय सीमा समाप्त, और इसका आंसर है आपके पास तारापुर। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कौन सी स्टेट में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ तक आपके ख़त्म होते हैं जी क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ गया आपके पास, सॉरी 40 पे तो ख़त्म हो गया था ना हमारा। 40 पे हमारी JNK की सेक्शन ख़त्म हुई थी। और उसके बाद GS शुरू हो गया था हमारा, उसी का आगे कंटिन्यू पार्ट है। हाँ जी, ये आगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ गए। क्लियर। इसमें बता देना मुझे कितने नंबर आए आपके। ये कलेक्टिव 30 ही रखता हूँ मैं, 20 इंग्लिश पे ख़त्म हुआ था, 30 से लेके 50 तक 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, और इस कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके वो भी बताना, और ओवरऑल भी बता देना आप। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है एनालिटिकल इंजन का, तो किसने बनाया था। ये आज 3rd 4th के बच्चे को भी पता है एनालिटिकल इंजन किसने बनाया है, दैट इज़ योर चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड जनरेशन में किस चीज़ को क्या किया था, वैक्यूम ट्यूब्स। द साइज ऑफ कंप्यूटर आर डिक्रीज बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स। तो सेकेंड जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह क्या यूज़ किया था, दैट इज़ योर ट्रांजिस्टर्स, है ना। थर्ड जनरेशन में हमने आईसीज किए थे, 4th यूनिट में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे, और फिर सेमीकंडक्टर्स की दुनिया आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन ईमेल फैसिलिटी अमंग द होस्ट। तो कौन से हैं, ये चारों हैं, बट इसमें से जो फैसिलिटी होस्ट को देता है दैट इज़ योर SMTP। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पे थोड़ा सा सोचिए और सॉल्व करिए। 20 सेकेंड का टाइम मिल चुका है। टाइम्स अप, और इसका आंसर आपके पास क्या है, दैट इज योर यूजर इंटरफेस। यही पूछा ना यहाँ पर, प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन कौन करवाएगा, ऑब्वियसली वहाँ पर इंटरफेस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूजेस लाइट बीम। लाइट बीम किस में है बताओ। टाइम्स अप। तो इस क्वेश्चन को, इसके ऑप्शंस ही देखिए आप। पहला क्या है, डॉट मैट्रिक्स। बी क्या है, डेजी व्हील। सी क्या है, चेन प्रिंटर। तो ये अपने आप में क्या है, हमारे पास तीनों टाइप्स किसकी है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की है। और लेज़र प्रिंटर आपके पास अलोन ऐसा है, दैट इज़ योर नॉन इम्पैक्ट। और ये यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, दैट इज़ योर लाइट बीम। और लाइट बीम किस में यूज़ हो रही है, एक तरह से लेज़र ही होती है। तो यही आपका ऑप्शन है, यही आपका आंसर है, दैट इज़ योर लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर इस। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सेंट्रल होस्ट रहेगा जो बाकियों से रिलेट करेगा इस तरह से। तो
ऐसी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से, दैट इज स्टार। ये रहा आपका स्टार नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द मेन फीचर दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर्स इज। तो क्या है, वर्ड्स आर यूजुअली लार्जर इन माइक्रो प्रोसेसर्स, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड्स आर शॉर्टर इन माइक्रो प्रोसेसर्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ये है, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। कंप्यूटर्स आर नॉट फुली इंटीग्रेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो होगा यहाँ पर, माइक्रो कंप्यूटर्स, ऐसा कुछ नहीं है। यही आपका आंसर है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील। तो टच एंड फील हम किनको कर पाते हैं, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो भी आपके जो भी ये इस तरह से आपके पास ये सिंबल्स दिखते हैं ना आपको, ये होते हैं आपके पास सॉफ्टवेयर्स। लाइक जिस पे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। प्रोग्राम्स, जिसमें हमारे पास एप्लीकेशंस बनते हैं। आउटपुट, जो हमें किसी तरह से हमें ऑब्जर्व होता है, विजिबल हो पाता है, दैट इज़ योर आउटपुट। तो जिस चीज़ को आप टच कर पा रहे हो, आउटपुट आप इस तरह से समझ लो, जैसे मुझे हमें ये स्क्रीन अभी ऑब्जर्व हो रही है, तो ये भी एक आउटपुट है। बट टच नहीं कर सकते ना हम इसको, जो भी इसमें लिखा हुआ है स्क्रीन में। तो ऐसी सी चीज़ में हमारा आंसर क्या है, हार्डवेयर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना भी हम डाटा कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो माउस, हाँ माउस की नीड पड़ती है। कीबोर्ड, हाँ कीज़ के थ्रू हम कुछ ना कुछ इंसर्ट करते हैं। स्कैनर के थ्रू हम जो भी स्कैन करते हैं वो हमें ऑब्जर्व होता है, तो हमें ये डाटा डालने में तीनों हेल्प कर रहे हैं। तो बचा क्या, मॉनिटर हमें कुछ भी डाटा डालने में हेल्प नहीं करते, बल्कि डाटा देखने में हेल्प करते हैं। सॉरी गाइस। तो आंसर क्या है आपका यहाँ पर, दैट इज योर मॉनिटर। ये है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्ट इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। तो कौन सा होगा इनमें से, करिए। माउस को देख लें, तो माउस आपकी क्लिकिंग में हेल्प कर रहा है। माइक भी इंसर्ट कर रही है। जॉयस्टिक भी हमें एक तरह से माउस का काम ही देती है, बट थोड़ा हाई लेवल का रहता है। यूज डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो ए इज योर आंसर। 60 का ए आपका आंसर है। तो 61 क्वेश्चन जो है, क्या है यहाँ पर, इन मैग्नेटिक डिस्क। आगे ये है, डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड। ये टाइपिंग का गलती है यहाँ पर, सॉरी एक सेकेंड, ये डी है। डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्लेटर इन ए कंसेंट्रिक सेट्स इज नोन एज, क्या है, ये रहे आपके ऑप्शंस, करिए सॉल्व। टाइम्स अप। तो इसका आंसर है दैट इज योर ट्रैक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मैग्नेटिक कोर, मेमोरी, रैम, रोम हैव कांस्टेंट एक्सेस टाइम। हाँ जी बिल्कुल। मैग्नेटिक टेप इज नॉन वोलेटाइल। हाँ जी बिल्कुल। सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर यूज्ड एज मास मेमोरी मीडियम। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें ऑप्शन मिल चुका है। EPROM कैन बी प्रोग्राम्ड, इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड बाय द यूज़र विद एन EPROM प्रोग्रामिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, ये भी हो सकता है। तो इन्होंने बोला है हमें गलत वाला ही चूज़ करना है, तो आंसर क्या है, दैट इज़ योर सी पार्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स, तो लगाइए थोड़ा सा दिमाग।
टाइम्स अप, और इसका आंसर है आपका लिबर ऑफिस। ये है आपका ऑप्शन आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सटेंशंस नेम डू नोटपैड यूज। ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली पीएनजी किसके साथ आता है हमारा, पेंट के साथ। जेपीईजी किसके साथ आता है हमारे पास, इमेजेस के साथ। नोट किसी के साथ में नहीं होता, बचा टेक्स्ट, तो नोटपैड के साथ कौन सा आता है, टेक्स्ट, टीएक्सटी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट ये है आपके पास, व्हाट डज फैट मीन्स। फैट साइंस में भी थी, कंप्यूटर में भी आ गई, करो सॉल्व। मैं टाइम आपको उन्हीं क्वेश्चंस में ज़्यादा दे रहा हूँ जिनमें आपको सोचने की नीड पड़ रही है, अदरवाइज जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं उनमें टाइम ज़्यादा देने की नीड नहीं है। टाइम्स अप, तो इसका आंसर क्या है, फाइल्ड एलोकेशन टेबल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज फॉल्स स्टेटमेंट। आजकल जेकेएसएसबी ये फॉल्स करके बहुत क्वेश्चन पूछ रही है, इसमें क्या होता है, ट्विस्ट हो जाती है चीज़ें और बंदा सही ऑप्शन चूज करते करते किसी और ऑप्शन को चूज कर लेता है जो ऑलरेडी राइट होता है, बट पूछा हमें रॉन्ग होता है, तो उस वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ये फॉल्स या ये पूछ लेते हैं कि इनकरेक्टली मैच्ड या नॉट करके लिख देते हैं, तो इसमें हमारे बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, यू कैन रिस्टोर एनी फाइल इन रिसाइकल बिन इफ़ यू एवर नीडेड। करेक्ट है। यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल्स इन रिसाइकल बिन। ऐसा तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट, यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बिन। हाँ जी, ठीक है। यू कैन राइट क्लिक एंड चूज एम्प्टी रिसाइकल बिन टू क्लीन इट एट वंस। ऐसा भी है, तो हमें पूछा है गलत वाला, तो आंसर यही है, बी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। एक सेकेंड मुझे लग रहा है गलत कर दिया। यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस बाय सेंडिंग फाइल्स इन द रिसाइकल बिन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल, हाँ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डाटाबेस रिलेटेड फील्ड्स आर ग्रुप टू फॉर्म। करिए सॉल्व। तो इसका आंसर क्या होगा 67 का, दैट इज योर रिकॉर्ड। रिलेटेड फाइल्स ग्रुप करेंगे तो हमारे पास क्या रेडी होता है, रिकॉर्ड। फाइल एक अकेली वो होती है एंटिटी, या हम बोल सकते हैं अकेली एक फाइल होगी, अकेला डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं हम। बैंक अलग चीज़ है, फील्ड ग्रुप बन जाता है, ग्रुपिंग अलग एलिमेंट है, तो हमारे पास रिकॉर्ड ही मेंटेन होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द रो लिमिट ऑफ MS Excel 2019। ये अपडेटेड वर्जन आए थे और आपको ये टर्म्स याद है, इसको ऐसे याद कर लिया करो, 1048 576। ठीक है, 76 भी याद रखोगे तो आपका कॉम बन जाएगा। शुरू का 1 तो याद रहेगा ही ऑब्वियसली। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। क्या पूछा है, प्रेजेंटेशन मतलब PPT। क्लियर, तो इसमें डिफरेंस कहाँ आ जाता है, फ्रॉम डॉक्यूमेंट या क्या बोलते हैं एक्सेल से। यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू शीट डालने के लिए हमारे पास क्या होता है, Ctrl+N, लेकिन यहाँ पर क्या है, Ctrl+M। तभी तो क्वेश्चन डाला हुआ है ट्विस्ट करके, ट्विस्टेड चीज़ें आई हैं इस बार, पेपर इजी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन। तो पेज मार्जिन आपने देखे होंगे, लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, टॉप भी होता है और बॉटम भी होता है। सेंटर नाम का कोई भी
पेज मार्जिन नहीं होता है। तो यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं अब करंट की सिनारियो से। तो ये है, हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो ऑब्वियसली हमारे दो ही महान खिलाड़ी हैं टेनिस के। रोहन बोपन्ना अभी इमर्जिंग है, हाँ इनकी भी मतलब करियर बहुत लंबा हो चुका है, बट जो कंट्रीब्यूशन इन दोनों का है या इनकी जो टैग टीम थी मतलब इंडियन टेनिस के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है इन दोनों का, तो इन्हीं में से कोई होगा। ऑब्वियसली आंसर था इनका लिएंडर पेस। हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ा टफ ही है बोल सकते हैं हम, तो इसका आंसर था हमारे लिए ह्यूमिडिटी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इंडियन हैज़ वॉन द रैमजन मैगसे अवार्ड। ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, टाइमर दे देता हूँ मैं आपको। रैमन मैगसे एक तरह से एशिया का नोबेल प्राइज है। ठीक है, बहुत इंडियंस को मिला हुआ है ये, बट इनमें से आप बताइए कौन से हैं। टाइम्स अप। तो आंसर है इसका आंसर है आपका, दैट इज योर रवि कन्नन जी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ब्लू इकोनॉमी इन 2024 का बजट। ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू ओशन, सीज, कोस्ट, एग्रीकल्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो करिए चूज, टाइमर दे देता हूँ मैं आपको। टाइम्स अप। और इसका आंसर है, ऑब्वियसली यहाँ ब्लू दिख रहा है ना आपको, तो ब्लू क्या होता है? ऑब्वियसली ओशन। सी मतलब वाटर रिलेटेड। कौन सा ऑप्शन है? कर दो टिक चुप करके, सोचना ही नहीं ज़्यादा। चलो सोचने वाले क्वेश्चन अभी आएंगे, यहाँ सोचो अब। ये है सोचने वाला क्वेश्चन। इंडिया हैज़ विटनेस्ड अ इंक्रीज इन फैटेलिटीज एज पर ग्लोबल स्टेटस रोड सेफ्टी 2023। ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है बताओ? वर्ल्ड बैंक करता है, WHO करता है, UNPF करता है या यूनिसेफ करता है? ये रहे आपके 20 सेकंड, करिए सॉल्व, सोचिए और बताइए। समय सीमा समाप्त। और इसका आंसर क्या है आपका? WHO। सिंपली समझिए, इसको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। या किस तरह से आपके पास है फैटेलिटी मतलब डेथ्स, मतलब लाइफ के रिलेटेड कौन बात करेगा यहाँ पर? ऑब्वियसली जो डिपार्टमेंट है हेल्थ के रिलेटेड, तो आंसर क्या हो जाएगा? WHO। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, RBI ने किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई है अभी? तो इनमें से कौन है? ये भाई साहब हैं, इनका बेचारों का बहुत मोए मोए भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रूलर इज क्रेडिटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक और संप्रति। करिए सॉल्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम्स अप। ये क्वेश्चन भी क्वाइट ऑब्जेक्शन में ही लगता है मुझे। रीज़न ये है कि जैनिज़्म कर्नाटका की बात है, तो इसको थोड़ा मैं एनालाइज अगर करूं, आपको समझाऊं यहाँ पर, अगर मैं बनाऊं ये हमारा अखंड भारत,
मतलब इस तरह से ही है। इतना भारत जो मतलब इसमें बाउंड्रीज अगर आपको डिमार्केट करवाऊँ अलग से किसी और कलर से, तो इतना रीजन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर था, मौर्यन डायनास्टी, मौर्यन एम्पायर का। ठीक है, उसके बाद आए थे बिम्बिसार, सॉरी मौर्यन एम्पायर में ये थे। तो मौर्यन एम्पायर में क्या था, जैनिज्म को किसने फॉलो किया था? दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य ने। हाँ, इनका आंसर यही है। सॉरी, मेरे को यहाँ पर बिम्बिसार की जगह बिंदुसार दिख रहा था, सॉरी। आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ही है इसका, आई एम सॉरी। आंसर यही है, चंद्रगुप्त मौर्य ही है, क्योंकि अशोका जो थे वो बुद्धिज्म को लेके चल रहे थे। संप्रति का इसके से रिलेटेड कोई रेलेवेंस नहीं है, तो आंसर यही चंद्रगुप्त मौर्य ही है। आई एम सॉरी, मेरे को ये बिंदुसार दिख रहा था बिम्बिसार की जगह। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन विच वॉज अनाउंस्ड रिसेंटली डिस्पेंसेस कॉइन्स यूजिंग विच टेक्नोलॉजी। तो ये कॉइन्स देने के लिए भी मशीन्स अब इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो ये किसको स्कैन करेंगी? ऑब्वियसली एक ही वो है। नेक्स्ट आपके पास, विद रेफरेंस टू इंडियन म्यांमार बॉर्डर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करिए, इनको रीड करिए और बताइए क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। समय सीमा शुरू हो चुकी है। टाइम्स अप, और इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इट वॉज डिमार्केटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1826। जिनको नहीं भी पता है थोड़ी देर के लिए, चलिए ठीक है, जो भी है देख ले। नेक्स्ट है, इट एक्सटेंड अलोंग द स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम एंड त्रिपुरा। अब मुझे बताओ कि ये आया हमारा सिक्किम और ये हमारा आ गया नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स। ठीक है, थोड़ी इस तरह से ही है, समझ लो आप। ये रहा मेरे पास, थोड़ा इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं, ये रहा मेरे पास अरुणाचल प्रदेश, ये रहा मेरे पास आसाम, और ये रहा मेरे पास मेघालय। आसाम और मेघालय की बाउंड्री कहीं यहाँ टच हो रही है? नहीं हो रही ना, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन गलत हो चुका है, मतलब 2 गलत हो चुका है। करो एलिमिनेट जो भी 2 वाले ऑप्शंस हैं। ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, मिल गया आंसर। बोलो जय माता दी। चलो चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80। सिख रूल एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर कब हुआ था? 1819 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सेप्ट। इनमें से क्या क्या हमें फूड से मिल जाता है और क्या नहीं मिलता है, और जो नहीं मिलता है उसको टिक करना है। ये रहे आपके 20 सेकेंड। समय सीमा समाप्त। और इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन मिल जाते हैं फूड से, कार्ब्स मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स भी मिल जाते हैं। नहीं मिलता है तो क्या? प्लाज्मा। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मॉड्यूल इन अ सोलर पैनल रेफर्स टू सीरीज अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट, सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट, और नन ऑफ द अबव। समय सीमा शुरू। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। और इसका आंसर क्या है आपका? सीरीज एंड पैरेलल दोनों होते हैं। क्लियर?
ये है आपका आंसर। चलो जी आगे चले। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम नेसेसरी फॉर वे प्रोपेगेशन क्या होगा? ऑप्शंस है इनर्शिया, इलास्टिसिटी, लो रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये रहे आपके 20 सेकंड। क्वेश्चन ये भी क्वाइट ऑब्जेक्टिव ही, मतलब इसमें भी ऑब्जेक्शन ही लग रही है। अब जेकेएसएसबी ने तो हमें एक ऑप्शन दिया ही है, मैं बता दूंगा आपको कौन सा है, बट फिर भी बाकी एलिमेंट्स भी हैं। टाइम्स अप। जेकेएसएसबी ने हमें बोला है लो रेजिस्टेंस, बट आप मुझे खुद बताओ वे प्रोपेगेशन के लिए इनर्शिया भी इंपॉर्टेंट उतना ही है, और मीडियम जो भी है, मीडियम में इनर्शिया अगर हम ना, इनर्शिया भी इंपॉर्टेंट है और इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए मीडियम की, तभी वो प्रोपेगेट कर पाएगा, है ना। तो इसका आंसर डी भी होना, डी बनता है, बट हमें जेकेएसएसबी ने सी दिया है। बट ठीक है, इसके लिए अभी ऑब्जेक्शन डाल दी होगी अगर डल रही होगी अभी, तो नहीं तो मैं भी डालूंगा इसके लिए। लेट्स सी क्या बनता है, देखते हैं। तो लेके चलिए, अब जेकेएसएसबी ने लो रेजिस्टेंस बोला है तो आप लो रेजिस्टेंस ही लेके चलिए। नेक्स्ट है ओम मीटर। तो ये किसके लिए है, किसको कैलकुलेट करने के लिए है बताओ? टाइम शुरू हो चुका है आपका। टाइम्स अप। तो आंसर क्या है इसका? ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का। तो किसको कैलकुलेट करेगा? रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट है फिनोमिना व्हेन द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड री रेडिएटेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये कौन सा इफेक्ट है? ऑब्वियसली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8th 9th, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे चले, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल। ये सोचने वाला क्वेश्चन है, करिए सॉल्व। मैं कह रहा हूँ ना 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो आपकी सिलेक्शन डिसाइड करवाएंगे, बाकी जो 100 क्वेश्चन है वो तो हर कोई करता है। टाइम्स अप। और इसका आंसर है आपका, दैट इज योर फॉस्फोरस एंड, सॉरी, हाँ जी यही है, फॉस्फोरस एंड सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल, जब आप नॉन पढ़ोगे तो इसके ऊपर सीधा लिख लो पहले रिन्यूएबल। जो कन्वेंशनल होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ये उल्टा चलता है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल खुद ही पहले लिख लो, रिन्यूएबल, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सोर्स ऑफ एनर्जी यूज ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर पावर जनरेशन। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं चाहिए, टाइडल के लिए हमें टाइड्स चाहिए, जियोथर्मल के लिए हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, बचा क्या? बायोमास। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द प्लांट्स कन्वर्ट द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू आफ्टर दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो आंसर है इसका अमाइनो एसिड्स। चले आगे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये क्या लिख दिया है, मिसमैच्ड होगा, हाँ जी ये भी मिसमैच वेब सीरीज की तरह ही हो गया, गलत सा। करिए सॉल्व। तो ये सिंपल है, आप करते आ रहे हो। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम ज़ीरोथैल्मिया। विटामिन बी की प्रॉब्लम जो भी डिजीज़ होती है बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, सॉरी विटामिन के साथ नहीं होता, ये क्या कर दिया मैंने, आई एम सॉरी, मैंने बी पढ़ लिया है इसको। विटामिन डी से रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, वैसे ही विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन के नहीं बल्कि विटामिन बी की कमी से होता है हमारे पास बेरी। क्लियर? यही आपको पूछा है, मिसमैच्ड यही है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कॉम्बिनेशन में क्या होगा? सोचो थोड़ा सा और दो जवाब। टाइम्स अप। तो क्वेश्चन क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स अगर सीरीज में लगाए जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? प्रॉपर्टी हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एज करंट सोर्स अलोन, हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एज वोल्टेज सोर्स अलोन, हैज़ द सेम प्रॉपर्टी एज वोल्टेज और करंट में से जिसकी हायर होगी उसकी आएगी, रिजल्ट इन द ब्रांच बीइंग रिडंडेंट। तो इसमें ऑप्शन है ये ए वाला, सेम प्रॉपर्टीज किसकी रहेंगी? करंट सोर्स की। क्लियर? चलिए, क्योंकि आइडियल सिचुएशंस है। नेक्स्ट करिए सॉल्व। व्हाट लेवल ऑफ फूड चेन आर कार्निवोर्स? प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर एंड ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली पहला स्टेप किसका आएगा? प्रोड्यूसर्स का। फिर फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स, फिर सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स। तो यहीं पर आते हैं हमारे पास कार्निवोर्स। तो आपका आंसर है सेकेंडरी कार्निवोर्स। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी? तो इसका आंसर क्या होगा? सोचो थोड़ा सा और करो सॉल्व। टाइम्स अप। तो इसका आंसर है दैट इज योर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ही आपकी बॉडी को क्या करते हैं? दोबारा रिस्ट्रक्चर करते हैं, रीबिल्ड करते हैं, तभी आपको प्रोटीन की नीड पड़ती रहती है टाइम टू टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3R प्रिंसिपल्स? ये चीज़ इंसान अगर अपनी नोटबुक को ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होगा ना तो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट क्या है, हम ध्यान नहीं देते हैं और इसमें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में पिट जाते हैं। तो क्या होगा? करिए सॉल्व, सोचिए थोड़ा सा और बताइए। समय सीमा समाप्त। और इसको समझ के करते हैं थोड़ा सा रिड्यूस। पहले हम जो भी चीज़ है उसको थोड़ा कम यूज़ करेंगे, ठीक है? और जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको जितना हो सकेगा दोबारा यूज़ करेंगे, और फिर जब वो ख़त्म हो भी जाएगी तो उसको फिर से रिसाइकिल करेंगे। ये है इसका सही पैटर्न, ठीक है? सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इज डिपिक्टेड बाय। ठीक है, सोचो थोड़ा सा और दो आंसर। टाइम्स अप। मुझे पता है लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, बट ज़रूरी है एनालिसिस करना हर चीज़ की, सो दैट आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हो उनमें इंसान गलती ना करे। कोई बात नहीं, आप 1.25 पे डाल के चेक कर लेना, या 1.5 पे भी डाल के चेक कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। 1.75 पे भी डाल सकते हो या 2.0 पे भी डाल सकते हो, जैसे आपको समझ आए। ये है, ठीक है? लिविंग मटेरियल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बायोमास पे ही नज़र जाएगी और यही आपका आंसर है। कर दो टिक।
चलिए अब थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि आगे रीजनिंग आने वाली है, उसको सॉल्व करना है। विच ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी कंजर्व ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो भी साइंस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते होंगे 11th-12th में जिन्होंने साइंस पढ़ी है, तो हम जब फोर्सेस पढ़ते हैं, न्यूटन के लॉस पढ़ते हैं, उसके डायरेक्ट बाद हम क्या करते हैं, मोमेंटम समझते हैं। तो मोमेंटम को कंजर्व करता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कर दो आंसर टिक, कहाँ भी है, जहाँ भी है मोमेंटम। ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, दिमाग से तो निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्विस्टेड क्वेश्चन लगा, ये पढ़ के भी मज़ा आया और सॉल्व करके भी मज़ा आया। करो सॉल्व। न्यूट्रल एटम्स ऑफ ऑल द आइसोटोप्स हैविंग सेम एलिमेंट ऑफ द सेम एलिमेंट हैव, क्या होगा? पढ़ो और सॉल्व करो और आंसर बताओ। टाइम्स अप। तो करते हैं सॉल्व। आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनमें, यहाँ समझते हैं, इसको आगे चलते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है और एटॉमिक मास क्या हो जाता है, वेरी कर जाता है। अब एटॉमिक मास वेरी किससे करता है? दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। हम मास नंबर किसको लेते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही लेते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं समटाइम्स। मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम ले तो प्रोटॉन्स से ही रहता है, ठीक है। मास नंबर यहीं से, लाइक हाइड्रोजन की बात करें हम, तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है? 3। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। यहाँ क्या है? एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1। यहाँ एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2। यहाँ एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 3। यही है डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या है? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मुझे बताओ, प्रोटॉन कभी भी डिफरेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कैसे? क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं यार, डिस्टर्ब ही नहीं करना है। इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मुझे बताओ, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाए, यहाँ पर देखो, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही इक्वल हो जाए तो यहाँ पर मास नंबर में डिफरेंस आएगा? कभी नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। लाइक अगर प्रोटियम और ड्यूटेरियम में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइक 1 ही मैं ले लूँ, यहाँ भी 1 ले लूँ, यहाँ भी 1 ले लूँ, तो प्रोटियम और ड्यूटेरियम में क्या फ़र्क रहा? कुछ भी नहीं रहा। प्रोटियम मतलब ड्यूटेरियम भी प्रोटियम ही है वहाँ पर, ठीक है। ये ऑप्शन भी कैंसिल। नेक्स्ट है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑप्शन थोड़ा है, द सेम मास नंबर। ये सेम मास नंबर तो न्यूट्रॉन से डिसाइड कर देगा। ये ऑप्शन है इसका आंसर। क्या है? आइसोटोप्स में क्या होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन सेम होंगे, तब जाके ये हमारे पास आइसोटोप्स बनेंगे। क्लियर? चलो जी आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल फिनोमिना सपोर्ट्स द लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव? दैट इज पोलराइजेशन। लाइट पोलराइज होती है, उससे पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इतनी व्हेन ए कांस्टेंट फॉर 4 सेकेंड बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो करो सॉल्व। 20 सेकेंड दे रहा हूँ, करो सॉल्व। टाइम्स अप। करें सॉल्व? तो यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक सेकेंड। हाँ जी, एक वेलोसिटी दी हुई है 10, एक दी हुई है कितनी है? 4 है, 2 है, 2 है, ठीक है। और टाइम दिया है आपको 4 सेकेंड। कर लो सॉल्व। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं v = u + at
कर दो वैल्यूज पुट। v की वैल्यू माइनस क्यू डाली है, माइनस दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में, -2। u को मैं इस साइड शिफ्ट करूं तो -10 इक्वल टू a, और t कितना है 4। कर लो सॉल्व, -12 अपॉन 4 इक्वल टू a कितना आ गया -3। कर लो टिक जहां भी दिखता है ऑप्शन, -3। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए साइन किया गया था? तो ओजोन डिप्लेशन के लिए किया था। नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है, कौन सी हैं? वो हैं जो मीट करती हैं एक पॉइंट पे, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम प्लेन पे लाई नहीं करता है उनका, ठीक है। चलिए जी, अब शुरू करें रीजनिंग। चलो भाई शुरू हो जाओ। बनाओ पहला क्वेश्चन। क्या है? 13 प्लस करेंगे 2, कितना आ रहा है 15। 15 में क्या करेंगे? 2 हाँ जी, इसमें करेंगे 4 तो हो जाएंगे 19। 19 में कितने ऐड करेंगे? 6 तो हो जाएंगे 25। 25 में 8 ऐड करें तो कितने हो रहे हैं? 33। और 33 में 10 ऐड कर दो, तो जो भी आंसर दिख रहा है कर लो टिक। फिल इन द ब्लैंक्स सीरीज, तो MNO, तो आगे आपको दिख जाएगा P, बाकियों को करो कैंसिल, P वाले ऑप्शन चलते रहो। A, B, C एंड D, D यहाँ पर मिल रहा है तो यही आंसर है। बाकी बना लो V, W, X, Y, Z, डन हो गया। 2 ट्रेन्स ट्रैवलिंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इन इतने टाइम में, ठीक है। एक की लेंथ इतनी है और दूसरी की लेंथ इतनी है। करो सोल्व, करें स्टार्ट। तो करो सॉल्व। निकालना क्या है? स्पीड में डिफरेंस निकालना है। तो स्पीड किससे मिलेगी हमें? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन्होंने एक मेन कॉमन पॉइंट दिया है, दैट इज क्या दिया है हमें? इलेक्ट्रिक पोल। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? डिस्टेंस पहली ट्रेन का लेके कि चले हम, तो लेंथ कितनी है 240 और टाइम कितना है 20 सेकेंड। कर लो सॉल्व, 240 अपॉन 20 कितना हो जाएगा 12 मीटर, जितनी भी स्पीड बनेगी किलोमीटर पर आवर। और दूसरा केस क्या है? 300 की लेंथ है डिवाइड, और टाइम कितना है 30 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है इनकी। अब दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ जाएगा आपका, यही आंसर है, ठीक है। चलो जी आगे चलें। नेक्स्ट, ये कहाँ से आ गए? ये कौन से पैटर्न में आ गए क्वेश्चन? करो जी, चलो जी करो, फॉन्ट चेंज हो चुका है बस। अनुराग इज द ब्रदर ऑफ समृद्धि, बनाए क्वेश्चन। एक अनुराग है, वो ब्रदर है किसका? समृद्धि का। जोया इज सिस्टर ऑफ नैना, जोया है वो सिस्टर है किसकी? नैना की। नैना भी नेम से फीमेल ही लग रही है तो ऊपर साइन लगा लेते हैं। समृद्धि इज द डॉटर ऑफ शरद फादर, समृद्धि किसकी डॉटर है? शरद के फादर की। अब एक शरद भी आ चुका है मेंबर, ठीक है। शरद के फादर की क्या है? डॉटर है समृद्धि, तो ये फादर पर्सन है। तो शरद के फादर की बेटी है, ऑब्वियसली शरद और समृद्धि क्या हो चुके हैं? भाई बहन, मतलब ये तीनों बन चुके हैं अब भाई बहन। नेक्स्ट है नैना इज द डॉटर ऑफ राहुल, ये रही नैना, ये है डॉटर किसकी? राहुल की। राहुल पॉजिटिव पर्सन होगा, नाम से अभी डिफाइन नहीं है। जोया इज द मदर ऑफ अनुराग, अब ये जोया है और ये अनुराग है, तो इसको मुझे यहाँ लाना पड़ेगा। जोया यहाँ पर है, ये एन यहाँ पर है, इसके फादर है कोई, ठीक है, राहुल।
जोया क्या है, मदर है किसकी, अनुराग की। तो जोया और ये पर्सन जो है, ठीक है, फादर, ये एक बन रहा है कपल। ये है जोया की बहन नैना, और इन दोनों के फादर कौन है अब, राहुल। ठीक है। नेक्स्ट है मयंक इज नैनाज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड। तो मयंक है जो नैना की सिस्टर, सॉरी, मयंक जो है वो नैना की सिस्टर, नैना की सिस्टर कौन है, जोया, इसका हस्बैंड ये आ जाएंगे, फादर पर्सन जो है वो है मयंक। हाउ इज शरद रिलेटेड टू राहुल, ये रहा शरद, सॉरी कहाँ गया, अनुराग, ये समृद्धि, समृद्धि का भाई शरद, ये रहा मेंबर शरद। ठीक है। शरद किस तरह से रिलेटेड है राहुल से, ऑब्वियसली ग्रैंडसन होगा, कर लो। नेक्स्ट करो इनको पुट और बनाओ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सॉल्व करना, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसका आंसर है आपका, दैट इज योर सी पार्ट। ठीक है, सॉल्व करोगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप वॉक्स 15 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ ऑफ हिज हाउस। इसको थोड़ा करते हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे भी ऑब्जेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इन आंसर की, इसको भी पुट करेंगे जब विंडो ओपन होती है। 15 किलोमीटर चलेगा ये अपने घर से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये रहे 15 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ी लंबी लेंथ बनाऊंगा या डिफाइन नहीं करूंगा 15 किलोमीटर है किस साइड है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है लेफ्ट साइड और चल रहा है 6 किलोमीटर। तो कुछ इस तरह से चला है 6 किलोमीटर, फिर ये टर्न कर रहा है लेफ्ट और फिर चल रहा है ये 10 किलोमीटर। मतलब यहां से ये बंदा कहीं यहां जा रहा है। ठीक है, एंड देन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर्स। ठीक है, ये बंदा यहां पहुंच चुका है अब कितने, 4 किलोमीटर्स। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस हिज होम एंड द एंड पॉइंट। तो इस पॉइंट से मुझे यहां तक का डिस्टेंस निकालना है शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन देता है, पाइथागोरस। चलो करें सॉल्व। ये है मेरे पास 15, ये है मेरे पास 6, ये है मेरे पास कितनी 10, और ये है मेरे पास 4। ठीक है, अब मेरे को ये डिस्टेंस लाना है। देखिए इसको, जो डिस्टेंस है ना, इसमें बन नहीं रहा स्ट्रेट लाइन, मैं आपको इसी तरह से दिखा देता हूं। मतलब जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहां से इस तरह से बनाऊं तो समझिए इस क्वेश्चन को, कि 15 में से 10 ये माइनस हो चुका है, तो ये बचा आपके पास 5, और 6 वो यहां तक चला है, और 4 वो यहां चल चुका है। तो ये डिस्टेंस ही आपके पास हुआ कितना, यही मुझे निकालना है। ये डिस्टेंस है मेरे पास कितना, 6 और 4 10। मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं इस ट्राइंगल को लूं, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये मेरे पास बन रहा है, एक लेंथ मेरे पास बन रही है 10 और दूसरी बन रही है 5। तो पाइथागोरस क्या कहता है, एक का स्क्वायर इक्वल टू दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। इस स्क्वायर को मैं यहां शिफ्ट करूं, मतलब यहां क्या बन जाएगा मेरे पास, हाँ जी, तो ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो करिए सॉल्व इसको। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा 100 और एक बन जाएगा 25। तो ये कितना बन जाएगा 125। तो सॉल्व करेंगे ये कितना बन जाएगा 5 अंडर रूट 5। तो यही आंसर है इसका, 5 अंडर रूट 5। दिख रहा है ऑप्शन में, कर दो टिक। ठीक है, ऑब्जेक्शन में नहीं है, सॉरी, ये कैलकुलेशन गलती है, ये करेक्ट है आंसर। चलिए आगे चले, चलो जी। नेक्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई द डायग्राम। तो इसका आंसर है, ये मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दे देता हूँ, इसके सर्कल्स में बनाता हूँ मैं आपको। तो इसका आंसर जो है, आप क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पेपर देखोगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका आंसर।
तो ये इस तरह से बनेगा। इस तरह से जो भी ऑप्शन है ना यहाँ पर, आप इस तरह से होगा, क्योंकि क्या है, एक वुमेन जो है वो क्रिकेटर भी हो सकती है और सिंगर भी हो सकती है। एक वुमेन है, मतलब वुमेन है वो क्रिकेटर भी हो सकती है, सिंगर भी हो सकती है। ठीक है, वुमेन है, क्रिकेटर है और सिंगर है, तीनों खूबियां एक में हो सकती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। इन अ सर्टेन लैंग्वेज डिस्टेंस इज रिटन एज, इस तरह से, और ह्यूमैनिटी इज तो ह्यूमैनिटी किस तरह से लिखा होगा। तो यहाँ इनकी नंबरिंग करिए, 4 है और डब्ल्यू का नंबर कितना होता है, यू वी डब्ल्यू दैट इज 23। सम करोगे तो कितना बन रहा है, 27। ये है आई का है 9 और आर का है 18। 18 एंड 9 फिर से क्या बन रहा है, 27। तो हमें ये सीरीज समझ आ चुकी है, हमें क्या बन रहा है 27 का डिस्टेंस, मतलब 27 सम टोटल होना चाहिए जो भी वैल्यू आपके पास है। एस 19 है तो एच 8 है, 19 और 8 क्या हो जाएंगे, फिर से 27, 20 प्लस 7 27, ए है और जी है, 26 प्लस 1 27, एन क्या है 14 है और एम क्या है 13 है, फिर 27 हो रहा है, सी 3 है और एक्स 24 है तो फिर से 27, ई 5 है और वी 22 है, तो ये भी कितना हो रहा है 27, बन रहा है 27 हर किसी में। तो यहाँ भी बना लो। एच कितना है 8 है, तो 8 के साथ हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, दैट इज योर 19, है ना। तो 19 किसका कोड होता है, एस का, तो आर वाले कर लो कैंसिल। अब इन दोनों को देखो, एस एस, नेक्स्ट है एफ और यहाँ पर है ई, करिए सॉल्व। तो यू है, यू का कितना नंबर होता है 21, तो मुझे 6 ऐड करना, दैट इज एफ वाला करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा एफ। क्लियर। आगे क्या है, एन, एन और एन सेम है, जी और जी भी सेम है, एम एम सेम है, आर आर सेम है, जी जी सेम है, और बी के लिए देखना पड़ेगा, बी और ए के लिए। तो बी का नंबर होता है हमारे पास दैट इज 2। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड दैट इज योर 25, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज वाई, सॉरी मैं उल्टी साइड कर रहा हूँ, ये है मेरे पास टी, तो टी का नंबर है 20, मुझे इसमें 6 वाला ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 7 वाला ऐड करना पड़ेगा, दैट इज जी। उसके बाद है वाई, तो वाई का नंबर होता है मेरे पास 25, तो इसमें मुझे 2 ऐड करने पड़ेंगे, और 2 नंबर किसका आ जाएगा मेरे पास, या मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, दैट इज बी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 27, तो ये आंसर है आपका, दैट इज सी पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट सीरीज एफ एच जे, तो क्या आ जाएगा एल, एल वाले कितने हैं 2 हैं, इन दोनों को करो कैंसिल। पी क्यू आर एंड एस, एस दोनों के पास है, 22 और 3 25 और 3 28 और 3 31, ये ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बैक्टीरिया है और ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दूसरा क्वेश्चन है, ऑल पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कंक्लूजन है सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया। तो कहीं पर लग रहे हैं, नहीं, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया, ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो इसमें डी ही मोस्ट सुटेबल रहेगा। चलिए आगे। सिद्धार्थ रैंक 25th फ्रॉम द बॉटम एंड 9th फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास। तो ऐसी सिचुएशन में सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ नहीं करना है, ये नंबर लो 25 और दूसरा ले लो 9, कितने हो गए, इसमें एक ऐड कर लो अपने से, कितना हो गया 5 और 6, 9 और 6 15 हो गए, 5 1 2 और 1 3, जहाँ भी दिखता है ऑप्शन टिक कर लो, 111 का। ठीक है, सॉरी 25 और 9 यहाँ पर क्या हो गया, इसमें माइनस करना है, सॉरी प्लस नहीं करना है, माइनस करना है एक। तो 35 माइनस 1 ये कितना हो गया 34, माइनस 1 क्या हो जाएगा 33, ये ऑप्शन आपका। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्या करना है हमें, क्या करना है, हाउ मैनी सिम्बल्स
आर देयर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो सिंबल इस तरह से हो जिससे पहले क्या हो, एक लेटर हो, ठीक है, और बाद में एक नंबर हो। ठीक है, लेटर पहले सिंबल ढूंढो, सिंबल मिल गया, सिंबल से पहले लेटर है तो उसके बाद नंबर है, हाँ जी एक ऑब्मो मिल गया। फिर से सिंबल ढूंढो, सिंबल से पहले लेटर नहीं है, फिर सिंबल, सिंबल से पहले लेटर है और उसके बाद नंबर भी है, एक और कॉम्बो मिल गया। नेक्स्ट की तरफ चले, सिंबल मिल गया, सिंबल से पहले लेटर है, लेटर है, हाँ जी है, लेकिन उसके बाद नंबर नहीं है तो कैंसिल करो। सिंबल मिल गया, सिंबल से पहले लेटर नहीं है, अच्छा जी सिंबल मिला, सिंबल से पहले लेटर है और नंबर भी है, एक और कॉम्बो मिल गया। सिंबल है, सिंबल से पहले लेटर नहीं है, करो कैंसिल। चलो आगे कुछ नहीं है तो क्या आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में है। ठीक है, ये आप सॉल्व करना, आंसर की में इसका आंसर यही दिया है और प्रेफरेबल लग भी यही रहा था, बट सॉल्व करके मेरा तो नहीं आया, बट आप ट्राई करना, अगर आ जाए तो वेल एंड गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पर क्या बोला है, अगर एप्पल क्या है, मैंगो, मैंगो क्या है, बनाना। ऐसे क्वेश्चन में लास्ट लाइन पहले पढ़ ली हो तो सही रहती है, टाइम बच जाता है। विच इज़ आर नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्रूट क्या है, मैंगो, तो हमें मैंगो पे फोकस करके चलना है। एप्पल इज़ नोन एज मैंगो, एप्पल को हम मैंगो बोल रहे हैं और मैंगो को हम क्या बोल रहे हैं, बनाना, तो मिल गया आंसर, बनाना हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये है एक सिस्टम। ए गर्ल इज़ फेसिंग साउथ, एक गर्ल है वो साउथ की तरफ देख रही है। शी टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा तो वो यहाँ देखने लग पड़ी है, अब राइट क्लॉकवाइज यही डायरेक्शन है। ठीक है, एंड टेक अनदर 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में अगर 45 देख रही है तो यहाँ पहुंच जाएगी। एंड देन इन द सेम डायरेक्शन इन द अच्छा, एंड देन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां तक आएंगे तो 180 हो गया, 90 और कर दो, यहां पहुंच गए, तो डायरेक्शन ये वाली हो गई। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, कर लो टिक। पॉइंट, अच्छा, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, वुमन सेड ही इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माय फादर इन लॉ। ठीक है, एक लेडी है, ठीक है, उन्होंने कहा एक मेल को कि ही इज द ओनली ग्रैंडसन, किसका, ऑफ माय फादर्स फादर इन लॉ। ठीक है, ये क्या है, ग्रैंडसन है, इसके ऊपर एक जनरेशन है, और दूसरी क्या है, फादर्स फादर इन लॉ, मतलब दूसरी साइड, नानी वाली साइड जा रही है। एंड माई मदर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर, एंड माई मदर, मदर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ये लेडी के ग्रैंडफादर कहीं ना कहीं ये पर्सन रिलेट कर रहा है। ठीक है, और इनका जो है, एंड माई मदर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर। क्लियर, तो आगे है, देन हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन। पहला क्या है, ही इज द ओनली ग्रैंडसन, ग्रैंडसन होगा ऑफ माई फादर्स फादर इन लॉ, मतलब मेरे पापा के, इस लड़की के पापा के जो ससुर जी हैं, ठीक है, उनकी जो बेटी है वो अकेली बच्ची है। माई मदर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब ये ग्रैंडफादर आप डिसाइड करो, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन है कि ये दादाजी हैं या नाना जी हैं, तो मैं आपको ये बता दूं ये नाना जी हैं। ठीक है, हाउ इज दिस मैन रिलेटेड टू दैट वुमन। ठीक है, ये लेडी क्या कर रही है, ये कह रही है ही इज द ओनली ग्रैंडसन, इनका ग्रैंडसन है, ऑफ माई फादर के ग्रैंडफादर, मतलब ये लड़की इनकी बेटी है। ठीक है, और इनकी एक ही बच्ची है जो इनकी मदर है, ही इज माई मदर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए। हाउ दिस मैन रिलेटेड टू अ वुमन, तो क्या लगा, ब्रदर।
चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैन राइड ऑन ए मोटर बाइक एट अ स्पीड इतनी और 6 मिनट वो लेट पहुंचता है। नेक्स्ट डे वो क्या करता है, 27 की स्पीड से जाता है और उड़ते उड़ते पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, यहां देखो, ये होता है S1 इंटू S2। नीचे क्या करना होता है, जो स्पीड जब आप लेट होते हो वो स्पीड माइनस में ली जाती है, सॉरी वो टाइम, हाँ जी, वो स्पीड माइनस में ली जाती है और दूसरी स्पीड जो पॉजिटिव रही होती है वो प्लस में ली जाती है, इनटू जो ये टाइम होते हैं ना दोनों, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करके लिख देते हैं, दैट इज 16। करोगे सॉल्व तो आ जाएगा, यहाँ प्लस करो। ठीक है, मतलब 18 इंटू 27 अपॉन ये क्या बन जाएगा, 9 इंटू 16। कर लो सॉल्व, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अच्छा 16। आगे हमें यहाँ टाइम क्या है, मिनट्स में, और स्पीड हमारी आवर्स में है, तो कर लो इसको डिवाइड किससे, 60 से। कर लो सॉल्व, जो भी आएगा आपका आंसर। तो करो, 9 1 जार 9 2 जार 4 4 जार 4 15 जार 3 5 जार 3 9 जार, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन 5, तो ये बन जाएगा आपका 14.4। ठीक है, वैसे ही ये भी है 118। तो इसके लिए सीरीज आपकी क्या है, दैट इज टेम्परेचर को लिखा हुआ है इस तरह से, तो T से V जाने के लिए +2 हो जाएगा, E से G जाने के लिए फिर +2 हो जाएगा, M से O जाने के लिए +2 हो जाएगा, P से आगे जाने के लिए फिर +2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये +2 में ही सीरीज चल रही है। तो बना लो, D के लिए क्या मिल जाएगा, F वाले ही सारे ऑप्शन है, N लास्ट में फिर चेक करते हैं हम, तो N क्या है, N में +2 करो तो P वाले ऑप्शन एक्टिव रखो, बाकी सारे एलिमिनेट करो। ठीक है, अब बाकियों को चेक करो, I से K हो जाएगा, R से T हो जाएगा, E से G है, C से E है, T से V है, I से K है, O से Q है और N से P है। ऑप्शन यही है, सेम लग रहा है जो, हाँ जी यही ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ K है जो सही मिला, यहाँ J है जो गलत है। ठीक है, सिमिलरली ये भी सीरीज है, कर लो सॉल्व, इजीली हो जाएगी, कोई ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 28 का, इन दोनों में डिफरेंस 30 का, इन दोनों में डिफरेंस 32 का, कर लो प्लस 34, कितना हो जाएगा 6 और 3 0, कर लो आंसर ऑप्शन टिक। लास्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजी में बिलीव रखते हैं और ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये सॉल्व जो पेपर है ये होता है कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितने आंसर हुए आपके ठीक और कितना स्कोर बन रहा है। तो मिलते हैं फिर, आपका अब फीमेल सुपरवाइज़र का जो कोर्स है वो हम जल्दी ही स्टार्ट, मतलब कल से ही आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे उसी सीरीज़ में। टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। बाय बाय।